हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 252 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 253 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। प्रिया अपनी ही कश्मीर को कश्मीर उलझी थी कि अगर वह अपनी माँ को कपिल के बारे में बताती है तो उसका दिल टूट सकता है, अगर वह कपिल को किए गए वादे को मुकरती है तो। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपनी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ उसका प्यार, दोनों ही उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ही एक एक ही के बिना अब वो अपनी ज़िंदगी भी सोच नहीं सकती थी। प्रिया ने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ के लिया। इतना ज़्यादा सोचने की वजह से अब उसके सर दर्द होने लगा था। प्रिया, क्या हुआ? तुमने अपने सर को दोनों हाथों में क्यों पकड़ रखा है? प्रिया की माँ ने रूम में आते हुए दे, प्रिया को देखा, जब उससे पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा है। ये कहते हुए प्रिया ने फिर से मुस्कुरा दिया। फिर अपनी माँ की तरफ इस वह अपनी माँ को इस वक्त नहीं बता सकती थी कि वो इतनी ज़्यादा परेशान है अंदर ही अंदर। अच्छा, तो वो लोग तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए सुनीता राय ने प्रिया को खड़ा किया और एक बार फिर से उसकी नज़र उठा ली। मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। वह फिर से प्रिया को अपने साथ नीचे ले गई, जहाँ उनका पसंद किया गया लड़का और उनकी फैमिली प्रिया का ही वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ राधिका के अपार्टमेंट में जब पात वॉशरूम से बाहर आया तो उस राधिका को पूरे रूम में कहीं नहीं दिखाई दी। पात ने राधिका को फ़ोन ट्राई किया तो भी बंद बता रहा था। पूरे रूम में एक बार नज़र मारने के बाद पात को राधिका के लिए थोड़ा छोड़ा गया नोट दिखाई दिया, जिसमें राधिका को ज़्यादा नहीं लिखा था, सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए थे। मैं जा रही हूँ। पात ने उसके बाद कई बार राधिका को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन वह बंद ही बता रहा था। पात ने सोचा कि वो ऑफिस में जाके मिल सकता है, लेकिन जब पात ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि राधिका ऑफिस आई नहीं। उसने सोचा कि राधिका कल की पार्टी की वजह से कुछ ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए शायद आज वो नहीं आई है। थोड़ी देर काम करने के बाद खुद ही जाकर उसके अपार्टमेंट राधिका को खुद मिल लेगा। ऐसा सोचते हुए उसने सबसे पहले अपने घर की शिवांगी कॉल किया, ये पता करने के लिए उसने नाश्ता किया और दवाई ली या नहीं। 2-3 घंटे के बाद काम करने के बाद पाद ने कहा तो 3:45 हो चुके हैं। थोड़ी देर राधिका के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यही सोच के जल्दी से ऑफिस से निकल गया। राधिका के अपार्टमेंट पहुंच के पाद को ये पता चला कि राधिका तो घर से वापस ही नहीं आई। अगर वो घर वापस नहीं आई तो कहाँ गई? राधिका के अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की पाद ने पहले ही बनवा ली थी। अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि सारा सामान वैसे का वैसा ही है, कोई भी सामान अपनी जगह से बिल्कुल भी गायब नहीं है। पाद ने दोबारा से राधिका को फ़ोन ट्राई किया, फिर भी वो बंद बता रहा था। अब पाद को थोड़ी सी चिंता हो रही थी राधिका के दूर जाने से। अगर वो घर पे नहीं आई तो कहाँ गई? राधिका ने ज़्यादा ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, प्रिया, अनिका और रौनक के अलावा। पार्थ ने एक एक करके तीनों नंबर ट्राई किए। प्रिया का फ़ोन बेल जा रही थी, लेकिन किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। कई बार ट्राई करने के बाद पार्थ ने अनिका कॉल किया। अनिका ने ही कॉल उठा लिया। पहले तो अननोन नंबर देख कर समझ नहीं आया किसका कॉल हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ सोच के जल्दी से कॉल रिसीव किया। उस वक्त अभी अनिका के पास बैठा हुआ था और बहुत बहुत ही अपने हाथों से खाना खिला रहा था। हेलो, कौन? अनिका ने कॉल को रिसीव करते हुए दूसरी वाले इंसान से पूछा। भाभी, मैं पात बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या हुआ आज? आपने हमें बड़े दिनों बाद याद किया, कुछ खास वजह होगी, बताइए क्या हुआ? भाभी, क्या राधिका आपके पास है? जी नहीं, मैं तो कोई दिनों से उसकी बात ही नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ? राधिका के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? अनिका की बातों से पात को इतना समझ आ गया था कि अनिका को राधिका के बारे में कुछ नहीं पता। ओके भाभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते के साथ पात ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका के बाद पात ने रौनक को कॉल ट्राई किया। रौनक से भी उतना ही पता चला कि उसकी भी कोई कई दिनों से राधिका से बात नहीं हुई है। अब लास्ट में सिर्फ एक प्रिया थी जिससे उसे राधिका के बारे में कुछ पता चल सकता था। कई बार ट्राई करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया गया, जिससे पात को गुस्सा आ रहा था। क्यों ना वो खुद ही जाकर प्रिया के घर जाकर ये पता करे कि राधिका कहाँ है। वही सोचते हुए पात प्रिया के घर के लिए निकल गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 253 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 254 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। प्रिया एक नज़र अपने सामने मौजूद फैमिली की तरफ देखा, जिसमें एक हैंडसम और एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनकी एक बेटी जो लगभग प्रिया से शायद 2 साल या 3 साल छोटी होगी। वो तीन ही बड़े प्यार से प्रिया को देख रहे थे। जी, ये मेरी बेटी प्रिया। प्रिया, अंकल आंटी नमस्ते करो। सो बैठी लेडी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए प्रिया के पास आके खड़ी हो गई। बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी, कहीं से मेरी नज़र ना लग जाए। आओ बेटा, यहाँ पर बैठो। तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी जैसी ही हूँ। ये कहते हुए प्रिया के को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, जिनमें वो सवाल भी हो रही थी। प्रिया भी आराम से एक नज़र अपनी माँ को देखने के बाद उनके पास चुपचाप शांति से बैठ गई। थोड़ी देर तक आपस में बात करने के बाद सुष्मिता और वो और जिसने प्रिया को अपने पास बैठाया था, उन्होंने सुनीता राय की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा पसंद आई।
मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमें रिश्ता मंजूर है। ये कहते हुए सुषमना जी ने अपने पति और बेटी की तरफ देखा। उन्होंने भी हाँ में सर हिला दिया। किसी ने भी अभी लड़के को देखा तक नहीं था, ना ही सुनीता राय ने और ना ही सुष्मिता गुप्ता ने। अब माँ आप सब बात करो, मैं भाभी को लेकर अभी आती हूँ। ये कहते हुए आयशु अपनी जगह से खड़ी हो और प्रिया के पास आके उसने प्रिया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आइए मुझे आपसे अब भैया से मिलना है, मुझे आपको अपने भैया से मिलाना है। आखिर आपको भी तो मेरे भैया से मिलना होगा। बड़ों अब तक बड़ों को उनकी बातें करने दीजिए। ये कहते हुए आशु ने एक बार प्रिया की तरफ देखा, फिर अपनी मम्मी और सुनीता राय की तरफ देखा। वो दोनों मंजूरी मांग रही थी। दोनों ने अपनी पलकों को झुका के हाँ का इशारा किया। उनके हाँ कहते ही आयुषी प्रिया को अपने साथ लेकर हॉल से बाहर बाहर आकर कार में घर से भरे गार्डन एरिया में ले गई। आयुषी ने एक लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उनकी तरफ अपनी पीठ किए खड़ा था, देखिए मेरा भाई न जाने कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। अब आप चाहे तो इसका इंतज़ार को और ना बढ़ाइए और जाइए। अच्छा मैं वापस जा रही हूँ, तब तक आप दोनों अच्छे से बात करो। वैसे मैंने आपको पहले ही अपनी भाभी मान लिया है। ये कहते हुए आयुषी ने प्रिया की तरफ देखा, जो थोड़ी नर्वस और उसके साथ थोड़ी नर्वस दिख रही थी। गुड लक, ये कहते हुए आयुषु ने एक आंख मारी और जल्दी से वहां चली गई। प्रिया तो आयुषु की हरकत से हैरान सी उसे जाते हुए देख रही थी और फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपनी नज़रों को अपने सामने खड़े इंसान के ऊपर टिका दिया, जो कि अब भी दूसरी तरफ देख रहा था। प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे कदमों से उस इंसान की तरफ बढ़ने लगी। उससे 2 कदम की दूरी पे आकर प्रिया रुक गई। इंसान ने प्रिया को जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू को महसूस करके प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी इसे अपनी सांसों में बचाया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अंदर उस उसके अंदर से खुद को मजबूत करते हुए धीरे से कहा, आई नो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि सबने आपके बारे में अच्छा कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ ने आपको पसंद किया है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए आप इस रिश्ते को मना कर दो। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है। अभी प्रिया ने बस इतना ही कहा था कि उसने सामने वाले इंसान ने उसकी तरफ पलट देखा, जिससे देख के प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम अभी अभी तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं? तुम मुझे बता भी नहीं सक तुम मुझे बता नहीं सकते थे। प्रिया ने अपने सामने मौजूद कपिल को गले लगाते हुए कहा और उसके सीने पे अपने दोनों हाथ मारने लगी। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता, अचानक से एक कार उनसे थोड़ी दूरी पे आके रुकी। कार से रुकते हुए अगले ही पल पाद जल्दी से आके कार से बाहर निकल कर प्रिया के पास आके खड़ा हो गया। उसने उसी साथ सामान्य से बहुत तेज चल रही थी। 2 घंटे का रास्ता तय करने के 2 घंटे का रास्ता उसने 45 मिनट में ही तय कर लिया था। प्रिया, क्या राधिका तुम्हारे पास है? अगर हाँ तो उसको वो जल्दी से घर के निकल जाए। पार्थ सर, आप क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? कपिल ने प्रिया से दूर होते हुए पार्थ की तरफ देखा, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। नहीं राधिका तो मेरे पास कई दिनों से नहीं बातचीत हुई है। क्या हुआ, वो ठीक तो है? कपिल के सवाल करते ही प्रिया ने पार्थ के सवाल का जवाब दे दिया। क्या वो तुम्हारे पास भी नहीं है तो आखिर कहाँ जा सकती है? मैं सब जगह उसे ढूंढ ही लिया है, लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान नहीं मिला। आखिर कहाँ हो तुम राधिका? सर आप ऐसे ही परेशान मत होइए, राधिका मिल जाएगी। क्या हुआ राधिका को? प्रिया ने सवाल करते हुए पास से पूछा। मुझे नहीं पता, वो सुबह से ही गायब है। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते ही वो तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं तो फिर कहाँ है? उसका तो कोई दूर दूर तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आदमी को बोलता हूँ कि वो जल्द से जल्द राधिका के होने की कोशिश ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं अभी आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करके बताता हूँ। ये कहते हुए कपिल अपने फ़ोन को कुछ टाइप करने लगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 254 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 255 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अगली सुबह सुबह के 7 बजे उत्तर प्रदेश के आलिशान कोठी में राधिका की जब आँख खुली तो उसने खुद को एक अलग ही जगह पाया, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई। धीरे धीरे करके उसने अपने सब कुछ याद करने आने लगा कि जो उसके साथ हुआ था, पार्टी हॉल से लेकर बात की बात, और फिर जो जहाँ से निकली थी वहाँ से निकली थी। तब किसी ने उसकी टैक्सी में आगे अपनी गाड़ी रोक ली थी और फिर उसमें कुछ लोग निकले, ज़बरदस्ती राधिका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर को मार दिया था, जिससे राधिका बहुत ही ज़्यादा ही घबरा चुकी थी। घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ याद नहीं। राधिका ने अपने आसपास सभी चीज़ों को गौर किया, जिसे अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद राधिका को ये पाया कि वो किसी स्टोर रूम में बंद है। राधिका ने सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी की होने के बाद भी किसी ने उसके ऊपर बहुत तेज़ी से वार किया है, जिसकी वजह से उसका सर और ज़्यादा चकरा रहा था।
अपने सर को दर पे ध्यान ना देते हुए सबसे पहले वो यहाँ से निकलना चाहती थी। अब तक उसे इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो चुका था कि इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुकी है। राधिका ने जैसे ही अपने हाथ चलाना शुरू किया तो पाया कि उसके हाथ-पैर बंधे हुए हैं। चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए या मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत बढ़े, मुझे यहाँ से निकलना होगा। खुद को शांत करते हुए राधिका ने खुद से ही कहा, अब वो इस सिचुएशन को पैनिक तो नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे खुद का सहारा बनने के लिए अंदर से खुद को मजबूत करना होगा। पहले बाहर की लड़ाई तो लड़ाई तो लड़ रही पहले बाहर की लड़ाई तो हो तब लड़ेगी ना जब अंदर से स्ट्रांग होगी। इसलिए उसने खुद को मजबूत और अपने माइंड को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश की ताकि उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। खुद को देखने के बाद राधिका ने एक बात तो तसल्ली हुई कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है। जिस हालत में वो पार्टी में निकली थी अभी भी उसी हालत में है उसके साथ, उस जिसकी उसे सबसे ज़्यादा खुशी थी। उसने अपने आस-पास हमें पड़े सामान को अच्छे से देखने के बाद पाया तो कि वो एक ही चीज़ है जो उसके काम आ सकती है, वो थी बियर की बोतलें। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए राधिका ने धीरे से एक बोतल को अपने हाथ में उठाया। राधिका के हाथ पीछे बंधे हुए थे और एक रस्सी से उसके पैरों को बाँधा हुआ था। उसके मुँह भी कपड़े से बंधा हुआ था ताकि वो ज़रा सा भी आवाज़ ना कर सके। बोतल उठाने के बाद राधिका ने धीरे से उस बोतल को फर्श पे मारा ताकि टुकड़े-टुकड़े हो सकें। जैसा उसने चाहा वैसा हुआ। उसने धीरे-धीरे अपने अपने हाथों को रस्सी से काँच की बोतल से टुकड़े काटना शुरू कर दिया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई आ ना सके। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमारे सारे सेंस या तो काम करने लगते हैं या तो फिर डर और घबराहट की वजह कुछ समझ नहीं आता। राधिका के साथ अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। थोड़ी बहुत मुश्किल के बाद उसने हाथ की रस्सी खुल गई। उसने अपने पैर आँसू की रस्सी खोलने के बाद राधिका ने सबसे पहले अपने मुँह के बंधे हुए कपड़े को खोला। अपने मुँह को कपड़ा हटाने के बाद राधिका ने गहरी और लंबी साँस ली। राधिका ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं आया था उसे एक बार भी चेक करने के लिए, जो उसकी सबसे अच्छी बात थी। राधिका से बस किसी की नज़रों से आने से पहले यहाँ से निकलना चाहती थी। अगर किसी ने उसे यहाँ से भागते देख लिया तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। फिर उसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ज़्यादा समय ना गँवाते हुए राधिका ने अपने पैरों को रस्सी खोलना शुरू किया। रस्सी से पैरों को इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था कि रस्सी को खोलना मुश्किल हो रहा था। लगभग 10 मिनट लग गए पैर की रस्सी को खोलने में। राधिका खोल कर रस्सी के फटाफट अपने पैर से उठा दिया। उसके बाद उसने अपने पैरों को देखा। उस रस्सी के निशान बुरी तरह से उसके पैरों पे छा गए थे, पूरे लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून वहीं जम गया हो। राधिका ने धीरे से खड़े होने की कोशिश की लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी बहुत मुश्किल के बाद राधिका ने फिर से कोशिश की। पास उसके पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, वरना उसके साथ इससे ही बुरा हो सकता है। रूम की डोर से जाना राधिका की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम होगा। उसे कहीं और से निकलना ही कि रास्ता खोजना होगा। अपने आस-पास मौजूद कचरे को हटाया तो राधिका ने धीरे-धीरे शुरू कर दिया ताकि वो अपने रूम के मौजूद किसी खिड़की को ढूँढ सके। यहाँ से निकलने के लिए उसे 1 डेढ़ घंटे ढूँढने के बाद भी राधिका को एक भी खिड़की नज़र नहीं है जिससे वो यहाँ से निकल सके। जिससे राधिका को बहुत गुस्सा और इरिटेशन हो रही थी। एक भी खिड़की नहीं है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? खुद में ही जो बड़बड़ाते हुए राधिका गुस्से में थी। कहो तो मैं मदद कर दूँ यहाँ से निकलने में, किसी आदमी ने सख्त और कठोर आवाज़ में कहा। राधिका की दिल काँप उठा। राधिका की हिम्मत नहीं हो रही थी वो पीछे मुड़ के देख सके। भाई इसमें सोचने की क्या बात है? लड़की को मदद चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। बेचारी अपने परिवार के पास जाने के लिए तड़प रही होगी। 1 मिनट, इसका तो परिवार ही नहीं है तो क्यों ना हम इसे एक बहुत बड़ा परिवार दे दें। सही कहा ना मैंने भाई? हम समझदार हो गया है तो इसलिए तो इसे यहाँ ले आए हैं, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ से भागने के बारे में सोचने की। तो भाई अब क्या करना है? ये कहते हुए इस लड़के ने अपने साथ मौजूद हट्टे-कट्टे पहलवान जैसे आदमी की तरफ देखा। राधिका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के उन दोनों का सामना कर सके, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी रही, सबकी बातें सुन रही थी। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके सामने भागने की कोशिश करना इसका मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। उस लड़की की बातें सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। अब सब कुछ मैं ही करूँगा, तो तुम यहाँ क्या कर रहोगे? पकड़ो उसे और ले चलो। ये कहते हुए आदमी आगे बढ़ा और पीछे अपने साथियों को राधिका ने को अपने साथ ले जाने के लिए छोड़ दिया। उस आदमी के चले जाने के बाद सब राधिका के पीछे हवस भरी नज़रों से घूर के देख रहे थे। अपनी किस्मत को कोसते हुए राधिका ने खुद से कहा, अब क्या होगा मेरा? इतनी बुरी किस्मत कैसी की कैसी हो सकती है?
यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 255 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 255 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।